जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। ब्रह्मोस मिसाइल में है अपग्रेड का अनलिमिटेड पोटेंशियल। इस वर्ष देखने को मिलेगी भारत की एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल। एलसी तेजस के चीफ डिजाइनर के मुताबिक भारत को Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट इंपोर्ट नहीं करने चाहिए और पाकिस्तान ने टेस्ट करी अपनी फतेह 4 क्रूज मिसाइल। आज नई दिल्ली में मीडिया के साथ इंटरेक्शन में भारत में रशियन एम्बेसी के मिनिस्टर काउंसलर की तरफ से बताया गया कि भारत के लिए रशिया के नए तरह के वेपन्स को सप्लाई करने के लिए जो बातचीत है वो लगातार जारी है। और इसी दौरान जब उनसे भारत के लिए S-400, S-500 और Su-57 फाइटर जेट्स तो इनकी संभावित सेल को लेकर प्रश्न पूछा गया तो रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से स्पष्ट किया गया कि भारत इन सभी ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत के साथ सभी टाइप्स के डिफेंस कोऑपरेशन के लिए हम बहुत ही एडवांस डायलॉग की स्टेज में हैं और जो रशिया है वो मॉडर्न वॉरफेयर एक्सपीरियंस के आधार पर भारत को टेक्नोलॉजीज शेयर करना चाह रहा है। और उनका ये भी कहना था कि वे दुनिया में एकमात्र ऐसे देश हैं जो कि भारत को मॉडर्न वेपन्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, और वो भी जॉइंट प्रोडक्शन और कंपोनेंट्स की लाइसेंसिंग के साथ। इसी दौरान उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसमें उनका कहना है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि टैक्टिकल पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रह्मोस के मॉडर्नाइजेशन के लिए अनलिमिटेड पोटेंशियल है और ये भारत और रशिया के सबसे एडवांस और रिलायबल डिफेंस कोऑपरेशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल भी है। और साथ में ये भी जानकारी सामने आई है कि 800 किलोमीटर की रेंज वाली जो ब्रह्मोस है तो वो भी अपने इंडक्शन के बेहद करीब है। अब आखिर ब्रह्मोस किस बला का नाम है तो हमें नहीं लगता कि उसका कोई भी इंट्रोडक्शन देने की अब ज़रूरत है और हमारे दुश्मन इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं। हम तो बस ब्रह्मोस को लेकर अपनी वही बात को रिपीट करेंगे कि ये वो मिसाइल है जो कि गलती से भी लॉन्च होती है तो भी इसे पता होता है कि कहाँ जाना है। अभी हाल ही में द हिंदू बिजनेस लाइन के साथ एक खास इंटरव्यू में भारत के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और DRDO क्लस्टर MSS यानी कि मिसाइल्स एंड स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स की DG श्री यू राजा बाबू ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां शेयर करी हैं। जैसे कि उनकी तरफ से बताया गया कि ब्रह्मोस मिसाइल के 2 से 3 नए वर्जन को विकसित करने की योजना है और जबकि एक योजना में एडिशनल फीचर्स के साथ एक थोड़ी लंबी दूरी की ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जाएगी। बाकी उनका कहना था कि एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं करी है, लेकिन ये कहा है कि निश्चित रूप से इसमें कई सारे नए फीचर्स होंगे और लंबी दूरी की मारक क्षमता के साथ साथ ये कई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के साथ आएगा। बाकी ये भी बताया गया कि फिलीपींस के बाद और भी कई देश हैं जो कि ब्रह्मोस को खरीदना चाह रहे हैं और वहीं इसके अलावा भारत की आकाश मिसाइल और गाइडेड पिनाका रॉकेट्स के एक्सपोर्ट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे अदर सिस्टम्स में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। बाकी ये भी बताया गया कि कैसे भारत अपने वेपन्स में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI का भी काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल कर रहा है और अब ऐसे AI सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि हमें अलग अलग चीज़ों के बीच अंतर करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रही बात हाइपरसोनिक मिसाइल्स की तो इस पर ऑलरेडी कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं और हमने पिछले साल ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च भी करी थी और जल्द ही आप उसके रिपीट लॉन्चेस भी देखेंगे। और उनके मुताबिक हाइपरसोनिक मिसाइल की कैटेगरी में 2 से 3 अलग अलग तरह की मिसाइल्स अंडर डेवलपमेंट हैं और उसमें से एक नई मिसाइल इसी वर्ष लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हम स्क्रैम जेट टेक्नोलॉजीज़ पर भी काम कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक व्हीकल्स के लिए एक सेपरेट प्रपल्शन सिस्टम है और ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आने वाले वर्षों में आपको देखने को मिलेंगी जो कि अपने साथ नई जनरेशन की मिसाइल्स लाएंगी। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि हमने खास तौर पर उन टेक्नोलॉजीज़ वाले क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को अचीव किया है जो कि हमें नहीं दी जाती थी और हमारे लिए उपलब्ध नहीं रहती थी और किसी ने भी हमें स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स नहीं दिए। हमने इस क्षेत्र में पूरी तरह से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। बाकी जो भारत सरकार का DCPP यानी कि डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर वाला मॉडल है जिसके तहत भारत के डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को भी शामिल किया जा रहा है, तो इसी मॉडल के तहत DRDO की मिसाइल क्लस्टर में 12 मिसाइल परियोजनाएं ऐसी हैं जो कि DCPP मॉडल के अंडर ही चल रही हैं। और उनकी तरफ से भी बताया गया कि कैसे DCPP मॉडल के तहत जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं तो वो DRDO की डिज़ाइन प्रोसेस के दौरान भी काम करती हैं, उनकी लैब्स में काम करती हैं उनके साथ और उनकी टीम को भी ट्रेनिंग मिलती है और ट्रायल्स के दौरान DRDO उन इंडस्ट्रीज़ के ही हार्डवेयर का इस्तेमाल करती है ताकि जब तक उस पर्टिकुलर सिस्टम के ट्रायल्स पूरे हों तब तक वो इंडस्ट्री भी प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से ट्रेंड हो जाए। भारत सरकार के IDEX इनिशिएटिव के तहत भारत के डिफेंस टेक स्टार्टअप जिसका नाम है बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस, तो इन्होंने भारतीय नौसेना के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और जिसके तहत वे मल्टी स्पेक्ट्रल कैमोफ्लाज क्लॉक को विकसित करेंगे जिसमें मुख्य रूप से नैनो टेक्नोलॉजी और मेटा मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा और एक ग्राउंड पर मौजूद हमारे एसेट्स को दुश्मन के रडार से बचाएगा। और वहीं इसी के साथ साथ कंपनी को $5 मिलियन तक के जॉइंट रिसर्च डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी मिली है
जिसे भारत इजराइल इंडस्ट्रियल R&D एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड के तहत फंडिंग मिलेगी और जिसके तहत GPS डिनाइड इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट्स के लिए मजबूत ऑटोनॉमस ड्रोन्स विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ फर्जी अकाउंट्स के द्वारा लद्दाख DGP की एक डीप फेक वीडियो शेयर की जा रही है और इस फर्जी वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा क्लेम करने का प्रयास किया जा रहा है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी बिना एविडेंस के भारतीय रक्षा मंत्रालय के निर्देशों पर हुई है। तो पहले तो आपको स्पष्ट कर दी कि ये जो वीडियो है पूरी तरह से फेक है, इसको AI की मदद से एडिट किया गया है और DGP लद्दाख ने इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है। बाकी जो भारत के एडवर्सरीज हैं वो इस तरह के फर्जी AI वीडियोज़ के माध्यम से पब्लिक को मिसलीड, कन्फ्यूज़ और पैनिक क्रिएट करना चाहती हैं। तो इस तरह की कोई भी वीडियोज़ को शेयर करने से पहले ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से उन्हें वेरीफाई जरूर करें। अभी 2 दिन पहले रिपब्लिक वर्ल्ड ने डॉक्टर कोटा हरिनारायण के साथ एक खास पॉडकास्ट कंडक्ट किया था। तो पहले तो आपको ये बता दें कि डॉक्टर कोटा हरिनारायण एक एविएशन इंजीनियर हैं और वो भारत के स्वदेशी तेजस प्रोग्राम के चीफ डिज़ाइनर और प्रोग्राम डायरेक्टर भी रह चुके हैं। तो इसी पॉडकास्ट के दौरान डॉक्टर कोटा हरिनारायण ने इस बात को डिस्कस किया है कि अपनी एविएशन नीड्स के लिए आखिर क्यों भारत को कोई भी फॉरेन कंट्री, चाहे वो रशिया हो या अमेरिका हो, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बदले हमें आत्मनिर्भरता वाले अप्रोच को ही फॉलो करना चाहिए। और अभी जो रशिया से Su-57 जैसे फाइटर जेट को लेने पर भी बातचीत चल रही है, तो इस पर उनका ये मानना है कि अब भारत को किसी भी अदर फाइटर एयरक्राफ्ट को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमने इस तरह की गलतियां पहले करी हैं और अब हमें उन्हें नहीं दोहराना चाहिए। हमें अपने खुद का ही एयरक्राफ्ट विकसित करना होगा। हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है और हम खुद का एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम हैं। और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि एक्सटर्नल सप्लायर्स पर किसी भी तरह की निर्भरता, फिर चाहे वो रशिया पर हो, US पर हो या फिर यूरोप पर हो, तो वो भारत को उसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करने देगी। और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हमारा अपना खुद का स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम M का वो ऑन ट्रैक है और हम अपने देश को उसके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार ही एक कमाल का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म देंगे। बाकी रशिया ने जो भारत के लिए Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन का ऑफर दे रखा है और वो भी टेक ट्रांसफ़र के साथ। तो इसके रिप्लाई में डॉक्टर कोटा हरिनारायण का ये पूछना था कि हमने MiG-21 मैन्युफैक्चर किए हैं, Su-30 MKI मैन्युफैक्चर किए हैं, जैगवार मैन्युफैक्चर किए हैं, तो क्या इनमें से हमें कुछ खास मिला है? डॉक्टर कोटा हरिनारायण के मुताबिक कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ लाइसेंस प्रोडक्शन थे और लाइसेंस प्रोडक्शन कभी भी आपको ऑपरेशनली कैपेबल एयरफोर्स नहीं बनाता है और इसलिए उन्होंने भारत को अपनी खुद की ही कैपेबिलिटी पर ध्यान देने के लिए कहा है। बाकी पूरा पॉडकास्ट आपको रिपब्लिक वर्ल्ड के ऑफिशियल YouTube चैनल पर मिल जाएगा, जो कि 28 सितंबर को अपलोड हुआ है। POK में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मिलिट्री के अत्याचारों के खिलाफ वहाँ के स्थानीय लोगों के विरोध प्रदर्शन जारी हैं और इसी बीच एक अपडेट ये भी सामने आया है कि जिन पुलिसकर्मियों को इस्लामाबाद से क्राउड को कंट्रोल करने के लिए भेजा गया था, तो POK के जो सिविलियन प्रोटेस्टर्स हैं, तो उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को ही पकड़ लिया है और उन्हें उनके घुटनों पर लाया गया है। यानी कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की पुलिस फोर्सेस भी लगभग सामान्य तरह की क्षमता रखती हैं। और वो क्षमता कौन सी है? स्पीड के लाइट से सरेंडर करने वाली। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि बलूचिस्तान के क्वेटा में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स में एक बड़ा हमला हुआ है, जिसमें 8 लोगों की जान गई है और 15 अन्य घायल हुए हैं। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ ये जो हमला है, तो इसके पीछे बलूच रेबल्स के होने की संभावना है। बाकी एक तरफ POK में प्रोटेस्ट, बलूच रेबल्स के हमले, TTP के हमले, तो इन सब के बीच पाकिस्तान ने अपनी फतेह 4 मिसाइल का सफलतापूर्वक ट्रेनिंग लॉन्च कंडक्ट किया है, जो कि पाकिस्तान की न्यूली इंडक्टेड एक क्रूज मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर तक है। और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा विंग ISPR की स्टेटमेंट के मुताबिक ये जो मिसाइल है, ये एडवांस एवियोनिक्स और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम से इक्विप्ड है और ये टेरेन हगिंग फीचर्स के साथ भी आता है और ये बेहद ही हाई प्रिसिशन के साथ टारगेट्स को इंगेज कर सकता है और इसमें दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को भी चकमा देने की कैपेबिलिटी है। हालांकि हमें लगता है कि ये स्टेटमेंट आधी अधूरी है। इसमें ऐसा भी बताना चाहिए था कि वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स HQ-9 जैसे होने चाहिए। हाई प्रिसिशन का मतलब है कि एक्चुअल टारगेट से कम 100 किलोमीटर के दायरे में गिरेगी और टेरेन हगिंग फीचर्स का मतलब है कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखने के बेहद करीब रहेगी। बाकी पाकिस्तान भले ही क्लेम करता है कि ये उनकी स्वदेशी मिसाइल है, पर आप सभी जानते ही हैं कि इस मिसाइल को बनाया हुआ चीन ने और पाकिस्तान ने इसमें पेंट किया होगा। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश ATS ने 4 आतंकी सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अकमल राजा, साफिल सलमानी, मोहम्मद तौसीफ और कासिम अली के तौर पर हुई है। और प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह जंग जिहाद और शरिया कानून लागू करने की योजना बना रहे थे और इसके लिए ये लोग समान मानसिकता वाले लोगों को रेडिकलाइज करके जोड़ भी रहे थे और अपनी कट्टर धार्मिक मानसिकता के चलते वो कई लोगों को चिन्हित करके उनके खात्मे के लिए आतंकी कार्रवाइयों की योजना बना रहे थे। अब बाकी उत्तर प्रदेश की ATS ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और अब बस इनकी जो मानसिक हालत बिगड़ी हुई है उसको सही किया जाएगा और यकीन मानिए UP ATS अच्छे अच्छों की मानसिकता सही कर सकती है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का।
आज के दिन 2020 में जम्मू कश्मीर के कृष्ण घाटी सेक्टर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए लांस नायक करनेल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के कुलगांव में एक ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल साकिब मीर वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय नौसेना कौन से फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।